कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ये वीडियो सुनने से पहले 4 बातें मुख्य तौर के ऊपर गांठ बांध लेना। नंबर 1, हम लोगों को इस टाइम के ऊपर सारी सत्ता पार्टियों को भूल जाना है। जो लोग भारत में रह रहे हैं उन सभी लोगों को एक होकर के चलना है। भूल जाना है कि बीजेपी सत्ता में है या कांग्रेस सत्ता में है या फिर कोई और पार्टी सत्ता के अंदर है या विपक्ष में कौन है। हम लोगों को केवल एक ही मूल बात याद रखनी है कि हम सब भारतीय और हम लोगों को भारतीयों की तरह रहना है। नंबर दूसरी बात, हम लोगों को अफवाहों से बचना है। जो भी अफवाहें फैलाई जाएंगी, इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, ये हो रहा है, जब तक फैक्ट चेक ना कर पाओ और अगर फैक्ट चेक करने की क्षमता ना हो तो उन अफवाहों की तरफ ध्यान देने की बजाय उन अफवाहों को सुन करके नज़रअंदाज करिए। आगे शेयर मत कीजिए, आगे भेजिए मत, अन्य लोगों तक मत पहुंचाइए। नंबर 3, जोन सी भी परिस्थितियां अब हमारे सामने आने वाली हैं उन परिस्थितियों में भारत मुख्य तौर के ऊपर आत्मनिर्भर भारत की तरह आगे बढ़ रहा है। चाहे वो फर्टिलाइज़र हुआ, चाहे कुछ हुआ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी वैश्विक सच्चाई भी है जो एनर्जी क्राइसिस को लेकर के हम लोग भोगेंगे आगे, क्योंकि अगर युद्ध लंबे टाइम तक चल जाता है तो हम लोगों को भोगना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर रहना है, किसी और के ऊपर निर्भर रहने की बजाय। नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों को किसी को दोष देने की बजाय स्वयं तैयारी कर करके रखनी है। क्योंकि इस बात की जानकारी मैं आप लोगों को समय से पहले दे रहा था, लेकिन जब इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है तो लोग भयभीत होने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं। तो पैनिक होने की बजाय कूल माइंड से ये सोचना है कि समय किस प्रकार से चल रहा है और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक नॉर्मल इंसान की तरह विवेक और बुद्धि से काम लेते हुए आगे बढ़ना है। हम लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अब ये वीडियो आगे ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को ये लगेंगी कि हाँ, ऐसा तो नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उन शब्दों की अगर गहराई को जानोगे तो आप समझ जाओगे कि एक लंबी दूरी की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी प्रिपरेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस बात को हम बोल रहे थे वही बात राज्यसभा के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली। उन्होंने कहा कि हमको कोविड जैसे दिनों के तरह तैयार रहना होगा, हम लोगों को प्रिपरेशन कर करके रखना होगा, हम लोगों को सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना होगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली हैं उनको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने दिया था, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उसको एक बारी थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ताकि बहुत सारे आंखें जो लोग मूंद के बैठे हुए थे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रकार का घटनाक्रम आगे हम लोगों को दिखाई दे सकता है। क्योंकि ईरान और इजराइल वॉर से पहले मैंने एक वीडियो दिया गया था, अभूतपूर्व आर्थिक मंदी और खास तौर के ऊपर खाद्य संकट। ये खाद्य संकट की बात हमने 31 दिसंबर 2025 में करी थी, जब नया साल प्रारंभ हो रहा था और उस साल की कुंडली हम लोगों को यह दिखा रही थी कि देश के अंदर किसी ना किसी प्रकार से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। और खाद्य संकट अगर उत्पन्न हुआ तो आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ों में मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या है ना कि एलपीजी संकट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक विकराल संकट है। यहाँ पे कमर्शियल गैस सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहे हैं, जिसके बारे में अब हमारी सरकार भी स्पष्ट रूप से बोल रही है। पहले चीज़ें छुपाई जा रही थी, पहले बोला जा रहा था कि हमारे पास में एनफ सोर्सेज हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट हमारे पास में गैस का जो आता है वो कतर से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रुकने की वजह से वो लाइन, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही है। और अगर ये युद्ध अप्रैल मई तक चल गया, वैसे तो लंबा चलने की बात है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर ये युद्ध अप्रैल मई तक चल गया तो बहुत बड़े तौर के ऊपर हाहाकार मच जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर चीज़ें खराब होती हुई नजर आएंगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को इसी बात को लेकर अलर्ट रहने को कहा है और अब वो अलर्ट रहने को बोल रहे हैं। और ये स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले ही दे दिया था आप लोगों को कि भाई स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, चीज़ों को संभाल करके चलो। एटलीस्ट 5 से 6 महीने का रोटेशन घुमा करके चलो ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। और अब वही परिस्थितियां अगर हमारे सामने आती हुई नजर आएंगी तो ये कोई महामारी का संकट नहीं होगा,
ये कोई बड़ी घटना का संकट नहीं होगा, ये क्राइसिस होगा एनर्जी क्राइसिस, ये क्राइसिस होगा फूड क्राइसिस। और जैसे ही एनर्जी क्राइसिस होगा, आप देखिए धीरे धीरे एनर्जी महंगी होती जा रही है, तेल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। और गैस सिलेंडर और तेल के महंगे होने के बाद भी सबसे बड़ी बात आ रही है अवेलेबिलिटी की, कि वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हैं। खैर, इससे भी हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम भारतवासी, हम लोग लकड़ी के ऊपर, लकड़ी जला करके, कहते हैं ना चूल्हे के ऊपर खाने बनाने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी क्राइसिस के नाम पर अब गर्मियाँ आ रही हैं, ना तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा यूरोप की तरह से ठंडियाँ झेलनी पड़ती है, ना ही अत्यधिक गर्मी के कारण वो 40 डिग्री में परेशान हो जाते हैं। हम लोग 40 डिग्री के अंदर परेशान नहीं होते, हमारे लिए ये गर्मियाँ नॉर्मल होती हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी की और खास तौर के ऊपर फ्यूल की नहीं है। प्रॉब्लम है यहां पर जो फर्टिलाइजर्स उत्पन्न नहीं हो रहे, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे, और फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे किसानों को, तो किसान खाद कैसे खाने का सामग्री उत्पन्न करेंगे, प्लांट्स खराब होते चले जाएंगे। बहुत बड़े तौर के ऊपर ये क्राइसिस गिरता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये पैनिक करेगा उन फंडामेंटल्स को जिन फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत सारे लोगों का जनजीवन चल रहा है। तो इसका मतलब है इक्वेशंस कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदल रही है। इंडियन इकोनॉमी फिलहाल उन चीज़ों को होल्ड कर करके चल रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बदलने के कारण कब तक कोई देश चीज़ों को स्टोर करके चल सकता है, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। कंप्यूटर सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव मेडिकल सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, और ख़ास तौर के ऊपर इसका प्रभाव सबसे बड़ी बात फूड सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं एक बयानबाजी की, तो बयानबाजी के हिसाब से चीजें बहुत सही और बहुत सुगम लगती हैं कि चीजें व्यवस्थित कर दी जाएंगी और चीजों को आगे भी व्यवस्थित कर करके चलाया जा सकता है। देश में किसी भी प्रकार के पैनिक को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि हमको कोविड के दिनों की तरह तैयार रहना है, पीएम मोदी ने यह चेतावनी दी है, तो इसका मतलब है कि उनके मन के अंदर छुपा हुआ डर कहीं ना कहीं पर बाहर निकल करके आ रहा है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भारत सभी देशों से बातचीत कर रहा है और स्टेट ऑफ हार्मोज को रोकना एक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक मतलब ये कहिए कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो खेती करना तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ऊपर से ये प्रकृति की मार जो बार बार मौसम के अंदर बदलाव ला रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को मेनली बहुत बड़े तौर के ऊपर परेशान होना पड़ रहा है। तो ये प्रभावित करने वाले सेक्टर्स हैं और इनके प्रभावित होने की वजह से हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि एक महीने के अंदर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कि आप देखिए कि यूरिया बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। जो लोग डीजल गाड़ियां चला रहे हैं आजकल उसके अंदर भी यूरिया डलने लग गया है। पहले नहीं डला करता था, लेकिन अब उसके अंदर भी यूरिया डलने लग गया है और उन गाड़ियों के अंदर भी यूरिया की डिमांड बढ़ रही है। तो गाड़ियां चलनी, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, ये चलना बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं पर इस इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। मोस्टली प्लांट्स हमारे कोल के ऊपर निर्भर करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे तो भारत के अंदर एनफ कोल है, 70% ऊर्जा का उत्पादन भारत करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब गर्मियों के अंदर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो वो कंजप्शन अब हम लोगों को कहीं ना कहीं पावर कट ऑफ के रूप में देखने को मिल सकता है। बहुत सारी जगह है जहां पे अब बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। सोलर प्लांट्स के कारण हम लोग उसकी आपूर्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश कितनी आपूर्ति कर सकता है। कहते हैं ना कि जहां पे जनसंख्या कुछ करोड़ों में हो तो चल जाती हैं चीजें। जैसे कि आप लोग देखिए अमेरिका जैसे शहर हो गए, या फिर फ्रांस, कनाडा जैसे देश हो गए, या फिर ये कहिए कि इजराइल जैसे देश, छोटे देश जिनको हम बोलते हैं, हमारे लिए तो वो बहुत छोटे देश है, लेकिन भारत एक बहुत विस्तार, बहुत बड़ा देश है और कम एरिया के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें भी हम लोगों को सडनली आने लग जाती हैं। तो इस टाइम के ऊपर सिनेरियोज बहुत बड़े तौर के ऊपर बदल रही हैं। ट्रैवल महंगा होने वाला है, ट्रांसपोर्ट महंगा होने वाला है, इसके साथ साथ आप देखिए कि फ्यूल महंगा होने वाला है, फूड महंगा होने वाला है। तो एक वॉर का इफेक्ट भारत के ऊपर भी बड़े लेवल के ऊपर पड़ने वाला है। इसी का डर जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेतावनी दी है हम लोगों को कि तैयार रहना है,
कि लॉकडाउन जैसी अवस्थाएं दोबारा आ सकती हैं। ये कोई वो लॉकडाउन नहीं होगा कि घर के अंदर बंद कर दिया जाए, लेकिन ये वैसा लॉकडाउन होगा कि चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध ना हो, चीज़ें हम लोगों को मिले ना ढंग से। तो ये परेशानियों के लिए एक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक छोटी सी लाइन में बताई गई बात है जो मोदी जी ने हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए बताई है कि हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर, एक डिसिप्लिनरी मैनर के अंदर अगर चीज़ों को व्यवस्थित करना स्टार्ट करेंगे तो वो व्यवस्था हम लोगों के लिए आगे जो अप्रैल मई तक की बात कर रहे हैं, और सेम हमने आप लोगों को अप्रैल मई क्या, हमने तो जून जुलाई तक का समय दिया था, और उसी बात को लेकर के आज ये बातें दोहराई जा रही हैं। तो मेरे को ये सुन करके कोई बड़ी हैरानी नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो लोग इन बातों को मजाक में ले रहे थे, शायद हो सकता है आज उनका यकीन खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाए कि हमारा जोशीय शास्त्र समय से पहले गणना कर करके चीज़ों को समय से पहले निकाल करके ले आता है, जिसका आफ्टर इफेक्ट हम आप लोगों को चेतावनी और सतर्कवाणी के रूप में छोटे वीडियोस के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से बताते हैं। बस फर्क इतना होता है कि विवेक बुद्धि वाले व्यक्ति उनको समझने लगते हैं, और जिनके अंदर ना बुद्धि होती है ना विवेक होता है, वो उल्टपटांग कमेंट कर करके उनका हंसी उल्लास के अंदर निकालने लगते हैं और बाद में रोते हुए नजर आते हैं। आपको पता है मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये बात भी बोली कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिडल ईस्ट के अंदर रह रहे हैं। अभी तक ईरान के अंदर 81,000 घरों के ऊपर अटैक हुआ है, 2,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये मीडिया का आंकड़ा है, असली आंकड़ा क्या है हमें पता नहीं है। तो केवल ईरान इजराइल नहीं, ईरान इजराइल मिडल ईस्ट इन सभी जगहों के ऊपर जहाँ ये कहिए कि हमले हो रहे हैं, उन हमलों को देखते हुए 1 करोड़ के आसपास लोगों की सुरक्षा देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने यही बात आप लोगों को बोली थी कि उसके बाद में सभी सरकारें यही बात बोलेंगी कि जहाँ पर भी हैं आप लोग सुरक्षित रहिए, और अब मैं भी यही बात बोलने लग गया हूँ, क्योंकि पहले वो कहते हैं ना कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब बेच करके आप लोग रिटर्न बैक कर रहे हो, ये बात आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। अब पहले आप लोगों ने नहीं सोची और अब वो सोच के नजर आ रहे हो, तो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अब यू टर्न लेना शुरू हो चुकी है, और इनका यू टर्न का आफ्टर इफेक्ट हम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतों में डालता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुसीबतें धीरे धीरे अभी 2027 के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और सिमिलर वे के अंदर सरकारें भी चेतावनी दे रही हैं, लेकिन सरकार की चेतावनी जो होती है वो आखिरी तौर के ऊपर मिलती है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो और चीज़ों को व्यवस्थित कर करके चला जा सके। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि समय से पहले हम लोग चेतावनी देने का कार्य करते हैं अपने मेदिनी शास्त्र के अनुसार, मेदिनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो इस बात को माना कीजिए और टाइम के अनुसार उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हम लोगों को तैयारी करने का मौका ना मिले, क्योंकि ग्रह इस बार जो संरचना बना रहे हैं वो 2 साल की वो इक्वेशन बना रहे हैं जो हम लोगों को संभलने और एक चीजों को व्यवस्थित करने का मौका दे रही है। लेकिन आगे हो सकता है कि ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाए, ये प्रणाली पूरी तरीके से खराब हो जाए, और यहीं पर चीज़ें जब खराब होती हुई नजर आएंगी तो हम चाह कर भी उनको बचा नहीं पाएंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी और आपको उम्मीद करूंगा समझ में आई भी होगी, क्योंकि पुराने कई लोग जुड़े हुए हैं जिनको वो चीज़ें पहले से पता है, तो वो समझ रहे हैं। जो नए हैं उनको पता लग जाएंगी। अब सरकारें भी जब ये बातें बोलने लग गई हैं अपने मुख से, तो हम लोगों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसान होने लगेगा। तो यहीं पर इजाज़त दीजिएगा आज मेरे को। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।